माटी जहाँ की सोने सी चमके, माटी जहाँ की सोने सी चमके, खेत कहलियान खन 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 के। वाह। पधारो मारे देश जहाँ का है आह्वान, ऐसा निर्मल निश्चल और कोमल है हमारा राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। नमस्कार, मैं अर्पिता माथुर दूरदर्शन राजस्थान के बेहद ही खास सुबह सवेरे की जीवंत कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और मेरे साथ है मेरे सहयोगी विक्रम सिंह राजपुरोहित। धन्यवाद अर्पिता जी। और आपने जैसी बात कही तो मैं उसको राजस्थानी में कह देता हूँ कि सोनेरी धरती जठे चांदीरो आसमान, रंग रंगीलो रस भरियो है मारो प्यारो राजस्थान। तो आप सगळारो घणे मानसू, घणे कोटसू, घणे हेतसू, घणे चावसू स्वागत करा हा अलबेलो राजस्थान में, जो दूरदर्शन डीडी राजस्थान रो एड़ो प्रोग्राम है जटे आपा मोतियासु मूंगा मेहमान चुन चुन ने लावा और आपसु रूबरू करावा। क्यों अर्पिता जी? बिल्कुल विक्रम जी, इतनी अच्छी मुस्कुराहट के साथ हमने सुबह की शुरुआत की और हमारे दर्शक भी हमारे मुस्कुराते हुए रहें, यही हमारी कामना है। और इसी मुस्कुराहट को देखते हुए मैं आपको बता दूं, आज का दिन भी बेहद ही खास है, क्योंकि 6 मार्च को देश दुनिया में कई घटनाएं और ऐतिहासिक घटनाएं भी घटित हुई है, कई विशेष दिन भी मनाए जाते हैं, लेकिन आज एक खास दिन है। आज है स्पेशल जो है नेशनल डेंटिस्ट डे, यानी राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिन भी है। 6 मार्च को मनाया जा रहा है। हमारी मुस्कुराहट का जो ध्यान रखते हैं और हमें हमेशा दांतों को स्वस्थ रखते हैं, उन चिकित्सक के लिए ये उनको सराहना देने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो हमारे दर्शक जो दंत चिकित्सक जिनकी यूज कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगी आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और जो नहीं भी ला रहे हैं उनके लिए भी यही हमारी आशा है कि आप मुस्कुराते रहिए और हमेशा खिलखिला के रहिए, क्योंकि जीवन मुस्कुराहट ही है। तो विक्रम जी, आज हमारे जो मेहमान हैं, हमारे पावड़ा हैं, उनके बारे में हमारे दर्शक बेहद जानने के लिए उत्सुक होंगे, तो बता दीजिए आखिर हमारे आज मेहमान कौन है? बिल्कुल बिल्कुल अर्पिता जी। और जो खास हमारा पावड़ा है, मैं हिंदी और राजस्थानी मिक्स करेंगे क्योंकि राजस्थानी की मुहिम है, लेकिन जो राजस्थानी नहीं समझते उनको हम हिंदी भी समझाएंगे। तो राजस्थानी रमाइने जो कहवा कि आप जो मोतियासु मूंगा पावड़ा है, आज रा मेहमान है, वे बहुत खास है अर्पिता जी। वे राजस्थान में उन वर्ग से जुड़ियोड़ा है जगह बोल नहीं सके, जो बोल नहीं पाते, पशु जो होते हैं, उनकी चिकित्सा, उनके विज्ञान के लिए जो काम कर रहे हैं। तो बहुत मानसू मैं स्वागत कर रहा प्रोफेसर डॉक्टर त्रिभुवन शर्मा रो, जिका जोबनेर वेटनरी कॉलेज रा वाइस चांसलर कुलपति महोदय है। बहुत बहुत स्वागत है आप रो डॉक्टर त्रिभुवन शर्मा। धन्यवाद जी। तो शुरुआत करा बातचीत की। तो त्रिभुवन शर्मा, आप राजस्थान बिलोंग करो सर, तो मैं सब पहले तो आई अर्ज करूं कि अगर आप राजस्थानी में बात हुए तो जिका सगला सुनी बाणे भी बड़ी खुशी हो सी। तो आप शुरुआत बटे करा सा, जब आज तो आप जिन मुकाम माते बिराजिया हो, लेकिन जब लाडली साइड चाला आपा, जब आप स्कूल में हा, वो एक समय वो आप दौर कटे कटे राजस्थानी जगह में बीती हो, आप स्कूलिंग के बारे में जानने चाहो और थोड़ा बचपन के बारे में जानने चाहो। मेरे पिताजी जो थे वो सरकारी सेवा में थे, तो मेरे को बहुत अच्छा मौका मिला कि पूरे राजस्थान में घूमने का मौका मिला। जैसे जैसे उनका स्थानांतरण होता था, तो मारवाड़ी में कहूँगा, आपने गुजारिश की है जाए जन्माऊँ, तो हमारे हाथे ही मैंने जाना पड़ता। वाह। तो मैं लोग स्कूली शिक्षा है उसमें कोई 5-1 साल ऐसा है जिका पिलानी में बिताया। बिट्स पिलानी एक शिक्षण संस्थान है, उसमें बाकी तो 1-2 वर्ष अलग अलग जगह पे पढ़ते रहे। और फिर बीकानेर में एक वेटनरी कॉलेज था, उसके अंदर वेटनरी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए। जब आप बीकानेर में हुए हो? हाँ, जन्म बीकानेर में हुआ और वेटनरी की शिक्षा बीकानेर से ली। मेरे पिताजी भी पशु चिकित्सक थे। अच्छा। तो घर में एक माहौल था, और अब इसको कैसे भी समझ लें, मुझे भी अच्छा लगता था जब, क्योंकि मैं हॉस्पिटल उनके साथ जाता रहता था, तो एक लगाव सा हो गया था। तो ये प्रोफेशन मुझे हमेशा से पसंद था, तो इस तरफ चल पड़े, तो आज यहाँ पहुँच गए। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, क्योंकि अगर परिवार की बात करते हैं, ऐसा कहते हैं कि हर सफल इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ ज़रूर होता है। तो आपकी इस सफलता के पीछे और आपने जो ये क्षेत्र चुना है, इसके पीछे किसका हाथ आप मानते हैं? इसको ऐसे कह सकता हूँ कि वेटनरी सब्जेक्ट सु मारी जी की नज़दीकी इन 2 कारण। हमारो छोटो भाई मारसू मात्र 1.5 वर्ष ही छोटो है। अच्छा। तो छोटा 2 टाबर हा, तो माता जी मैं थोड़ा बड़ो हो तो पिताजी साथे भेज दिया करती। तो पिताजी हॉस्पिटल जाता सुबह, मैंने सागे ले जाता। तो मेरे ख्याल में 2.5-3 साल से उनके साथ जाने लग गया था। तो जब जाता था तो ये सब चीज़ें देखता था, तो वो स्मृति पटेल पे आती चली गई।
और उसके बाद धीरे धीरे जब मौका मिला तो वेटनरी में एडमिशन हुआ, तो वेटनरी में एडमिशन मिल गया तो फिर तो यही रास्ता खड़ा हो गया था। हालांकि सबसे पहले मैंने जब पीएससी दी थी, पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि उस समय यही था कि पिताजी भी फील्ड में थे, तो पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्शन के लिए गया था, इंटरव्यू दिया तो पहली पोजीशन पे सिलेक्शन हुआ। तो कहते पीएससी टॉप है, सबने बधाई दी। तो मेरे जो टीचर थे, हेड थे, गाइड थे, उन्होंने कहा कि अपने कोई नौकरी करनी नहीं है, बधाई ले ले और ये बहुत है, ये तेरा कैरियर नहीं है, तुझे तो टीचिंग और रिसर्च में जाना है, क्योंकि जो तेरा एटीट्यूड है, जो तेरा काम करने का तरीका है। वो जीआर पुरोहित साहब थे एक जोधपुर के, जो मेरे गाइड थे, और एक सीएस माथुर साहब थे जो मेरे हेड थे और उस समय डीन थे। तो उन्होंने, हालांकि मैंने फिर भी 6-7 महीना नौकरी की, जैसे ही मेरी MVSC की डिग्री पूरी हुई उन्होंने हाथों हाथ मुझे कॉलेज में एडॉक पे नौकरी लगा दिया। तो फिर सारा लाइफ जो है वो टीचिंग और रिसर्च में गुजर गई सर। तो डॉक्टर साहब एक दो रास्ता है आपका ने, एक कहानी तो हो कि जो अच्छी जैसे चिकित्सा पेशो बहुत ही सम्माननीय पेशो है, पर पशु चिकित्सा जो है वो एक बहुत अलग तरह रो पेशो है। में ना तो आप मरीज आपसे कनेक्ट हुए, ना आपकी जान पहचान बढ़े, आपको अच्छो भी कर दो तो भी आप मरीज आप आन कभी तारीफ नहीं करे। और सबू ज़्यादा मुश्किल काम है कि भाई गाँव जगह जानो पड़े, ढाणिया में जानो पड़े। तो आप ही तो एक विकट रस्तो चुनियो, दूसरो रस्तो भी आप करने हो, तो इन वजह आप कोई पशु प्रेम हो या कोई और आप उद्देश्य हो? देखो, ये जो एक स्टेटमेंट आप कहो नहीं कि पशु आप रहे नज़दीक आवे को, जिंदगी में एक बार एक पशु को कुछ दिन अपने नज़दीक रख करके देखो, हाँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। और मूल कारण है मैं वही जाननी चाहता मेरे घर पे जो एक है, मतलब मैं उसको डॉग तो नहीं बोलता हूँ, हाँ, शेरू नाम है उसका। तो आप ये देख लीजिए कि मेरी आँख को समझता है वो। अगर मैं नहीं हूँ तो कोई घर में घुस नहीं सकता, और मैं हूँ तो मेरे पास खड़ा है तो बोल नहीं सकता। इतना आपका आज्ञाकारी आपका पुत्र भी होगा, कभी कभी प्रश्न उठ सकता है। बिल्कुल ये मूल कारण है। मैं बिल्कुल इसी कारण पे जाना गाय जो है, जिसको आप 2 समय भोजन देते हो, आप जाकर के उसके पूरे शरीर पे हाथ फेरो तो वो आपसे वापस लाड लड़ाएगी। ऐसा नहीं है कि पशु में भी संवेदनाएं और भावनाएं बहुत अच्छी है, या यूं कह लें कि मुझे पसंद आई और हमेशा मुझे दी पशु ने। बिल्कुल विक्रम जी, क्योंकि पशु प्रेम इनमें गहन डूबा हुआ है और बुरी तरीके से ये पशु प्रेमी भी नजर आते हैं और इनके प्रोफेशन में भी दिखता है। और अगर प्रोफेशन की बात करते हैं प्रोफेसर साहब, क्योंकि हाल ही में जॉबनेर पशुपालन विश्वविद्यालय के आप प्रथम कुलपति चुने गए, सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही मैं ये जानना चाहूँगी, कुलपति चुनने के बाद जो आपकी जिम्मेदारियाँ जो रहेंगी और आपकी जो कार्य योजना रहेंगी वो क्या रहेंगी? ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। एक्चुअली राजस्थान का परिदृश्य जब हम देखेंगे तो हमारे पास पूरा देश कृषि प्रधान है, लेकिन राजस्थान उसमें विशेष महत्व रखता है। बिल्कुल। अगर आप मोटा मोट देखेंगे ना, तो कृषि की जो राजस्थान की जीडीपी है उसमें बराबर का महत्व है पशुपालन का। बिल्कुल है। अन्य स्टेटों में ऐसा परिदृश्य नहीं है, वहाँ पे एग्रीकल्चर एडवांस रहती है और पशुपालन का उतना कंट्रीब्यूशन हर स्टेट में एक जैसा नहीं रहता। राजस्थान में तो किसान की इंटर एंड इंट्रा ईयर इकोनॉमी भी लाइव स्टॉक बेस्ड है। बिल्कुल है। दूसरा क्या है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये आ गया कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जोत कम होती जा रही है। एक पिता के 2 पुत्र हैं तो भूमि आधी बढ़ गई, भूमि को आप बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन उस भूमि को इंटीग्रेटेड फार्मिंग में डाल के, जिसके अंदर कि आप पशुपालन का समावेश कर दें, उसकी कमाई को बढ़ा करके उसका जीविकोपार्जन है उसको अच्छे स्तर पे ला सकते हो। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज वर्तमान परिदृश्य में जो ज़्यादा गांव की आजीविका को बढ़ाने के जो स्कोप है वो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के पास है, पशुपालन विभाग के पास है। और हम उसके माध्यम से जो गांव की ग्रामीण जो लाइवलीहुड है, रूरल लाइवलीहुड है, उसको हम बहुत अच्छे से इसको एड्रेस कर सकते हैं। आप देख लें, दूध में तो हम वैसे भी बहुत है, पशु जो हैं उनका हमारे पास भेड़ और बकरी से हमारे किसान को कितना बड़ा सहारा मिलता है। आप जब तक आप इस फील्ड में नहीं आते हो तब तक आपको समझ में ही नहीं आता है। और मेरा ये मानना है कि फूड बास्केट पहले थी फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब पेट भर जाए हमारा, अब टर्म बदल गई, अब आ गई न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अच्छा। पोषण हमारे इंसान को स्वस्थ रहे, सारा पोषण उसको पूरे तरीके से मिले। तो जब इसकी बात आती है तो आते ही हमें पशुपालन के जो उत्पाद हैं उनको समावेश करना ही पड़ता है।
और आप अपने घर पे जाके भी देखेंगे तो आज से 20 साल पहले की फूड बास्केट मतलब जो आप खाते हो, हाँ जी, आज उसमें एनिमल प्रोडक्ट्स की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है। और उसी से आप ज़्यादा स्वस्थ, और देख लें कि पुराने हमारे मतलब कुछ बातें हैं जो अजीब सी हैं, लेकिन आप देखेंगे आपके बुजुर्ग 55 साल के आते आते उन पर बुजुर्गियत दिखाई देती थी। आज आदमी 70 साल पे भी आपको फिट दिखाई देता है। बिल्कुल। तो है तो पोषण का और जो हेल्थ है आपकी मेंटेन्ड है मेडिकल का, उसी का फ़र्क है जो हमें इस तरह से मेंटेन कर पा रहा है। बिल्कुल। और जो आप बताया सर कि आप पिताजी इन पेशों जुड़ी उड़ा है, तो आप वन से आगे पूरे राजस्थान में जगह जगह घूमिया, तो उनका स्थानांतरण हर 2-3 वर्ष में हो जाता था, तो हम पूरा परिवार साथ ही चलता था। तो आप वहाँ जो कामू चीज़ा देखी उन समय आपने मन में कुछ बात रही वाला कि जब मैं इन पेशे में कभी आया हो तो वे इम्प्लीमेंट करूँगा, ऐसी कोई चीज़ा ही जो आप उन समय आपने बहुत अच्छे समझ में और उन बाद में आप उन्हें इम्प्लीमेंट करी हो या करनी चाहो हो? देखो, शुरुआत में बचपन में मैं उनके साथ अधिक जाता था, बाद में तो मैं अपनी पढ़ाई में लग गया। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी थी कि उस ज़माने में पशु जो कोई लेकर के आता था और उसका पशु जब ठीक होता था, तो वो जो मेरे पिताजी को बहुत दुआएं सी देता था। तो मैंने 1-2 बार मेरे पिताजी से पूछा कि दुआ क्यों दे रहा है, कि बेटा इसका इस पशु से घर चलता था, अगर ये आज पशु इसका नहीं रहता है तो इसके घर पे आर्थिक संकट आता है। तो मैंने इसकी रोजी रोटी को वापस खड़ा किया तो इसको अच्छा लगा, हालांकि किया तो भगवान ने और दबाव ने है, इसलिए ये दुआएं देता है। तो इतना ज़्यादा ग्रामीण परिदृश्य में पशुपालन का महत्व था कि उससे पूरा परिवार जीविकोपार्जन लेता था। जी। और एक मेडिकल और वेटनरी में फ़र्क हमेशा रहेगा जी। मेडिकल में आपके माताजी 100-105 वर्ष के हैं, दादी जी हैं, तो न्यूरोजेनिक डिजनरेशंस आ जाते हैं, तो वो हो सकता है आपको कभी पहचाने कभी नहीं पहचाने, सुनना कम हो जाएगा, सब कुछ, मतलब ये बिल्कुल व्यवहारिक सी बात है। उसके बाद भी अगर उनकी सांस उखड़ने लगेगी तो आप डॉक्टर को बुला करके लाओगे कि दादी 2 दिन और बैठी रहे। पशु के साथ सबकी संवेदना इतनी नहीं हो सकती। अगर एक घोड़ा है, उस मालिक का बहुत अच्छा घोड़ा है, उस पर नाज है, कोई आता है तो उसको पहले घोड़ा दिखाएगा और उसकी तारीफ करेगा। लेकिन अगर एक पैर कट गया तो संवेदनाएं कितने दिन। सही बात है। इसी तरीके से अगर गाय जब तक दूध दे रही है तो उसकी प्रिय पशु है, अब उससे उसका परिवार चल रहा है, उसकी प्राथमिकता परिवार है, गाय उसकी सेकंड। प्रेम बहुत करता है, पर उसको अब गाय को प्रतिदिन खिलाना है तब, जबकि वो कुछ कमा के नहीं दे रही, तो संवेदनाओं का आदमी में फर्क आ ही जाता है। तो हमें आदमी के लिए तो केवल जिंदा रखना भी हमारे लिए एक सफल चिकित्सक हो सकते हैं, पशु के साथ ऐसा नहीं चल सकता। पशु को हमें खड़ा भी रखना है और उत्पादकता भी उसकी चरम पे रखनी है, तब वो समाज का सर्वप्रिय रहेगा। तो हमारे पशु को हम प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा जोड़ते हैं, उसके साथ उसकी हेल्थ जुड़ी हुई है। बिल्कुल, हेल्थ की बात करिए प्रोफेसर साहब, मेरा एक सवाल है, अभी आपने गायों की भी बात की है, तो हाल ही में भी देखा गया और लगातार देखा भी जा रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा होता है जो पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर जो होता है वो बहुत गहन होता है और सबसे बड़ा विषय भी कहा जाता है। तो ऐसे में पशु स्वास्थ्य को लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या पहल की जा रही है, क्या की जाएगी, और आप पर्सनली आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, इसको आपको आज मैं बता दूं कि आज से 10 वर्ष या 20 वर्ष पूर्व चिकित्सक मेडिकल था तो भी, और हम भी, वो हमसे थोड़ा सा आगे रहे कि नए नए एडवांसमेंट डायग्नोस्टिक्स में आते रहे। आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे पशुओं के लिए भी हमें सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध रहती है। अच्छा। सोनोग्राफी हमारे पास हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, एक्सरे टेक्निक हम बहुत, मतलब डायग्नोस्टिक एड्स जो आज, चाहे वो खून की जांच हो चाहे किसी भी तरीके की जांच हो, वो जितनी मेडिकल में आज है उसके समकक्ष ही हम पशु चिकित्सा में ला रहे हैं। आज जो हमारा पशु चिकित्सक निकलता है डिग्री करके, उसको हमने इतना अच्छा बना दिया है कि अगर वो फील्ड में जाता है तो पहले दिन से उपयोगी हो सकता है, क्योंकि उसको बीमारी पहचानने की काबिलियत उसके अंदर अच्छे से अच्छी डेवलप हो, उसको डायग्नोस्टिक एड्स का पूरा उपयोग करने की उसके अंदर काबिलियत हो। इस तरीके से बना करके हम उसको फील्ड में भेज रहे हैं, और आज हमारा हेल्थ का स्तर पशुओं में भी बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच गया है। ये वो क्षेत्र है जिसमें जीवन भर काम करना पड़ेगा। समय आता है, नई बीमारी कोरोना आई थी, तो एक बार तो समझ ही नहीं आया था कि कैसे इससे डील करेंगे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ हम समझ पाए। ऐसे ही पशुओं में एक आपने सुनी होगी नाम, लंपी आई थी, तब 2-5 दिन समझ में नहीं आया, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके डॉक्टर्स को जो दिख रहा था वो उसके हिसाब से इलाज किया, लेकिन धीरे धीरे हम उसको संभाल पाए, उसको कंट्रोल कर पाए।
आज तो वैक्सीन तक डेवलप कर दी है। बिल्कुल। तो समस्याएं आती है और ये क्षेत्र इतना सक्षम है, रिसर्च में इतना ज़्यादा सक्षम है, निदान ढूंढ लेता है, बहुत जल्दी ढूंढ लेता है। जी बिल्कुल। और अब हम थोड़ा सा पिछले समय की तरफ लौटे, यूँ राजस्थान को तो लाडले समय में जावा जब आप बीकानेर में हा, तो बीकानेर में एकमात्र विश्वविद्यालय हो, सगड़ा लोग उन माते ही डिपेंड हा। अब एक बड़ी चीज़ आपने जो जॉबनेर वाली विश्वविद्यालय, तो वो समय और इस समय मैंने सबों बड़ो आपने कई बड़ो चेंज लाके उन टाइम कई चुनौतियाँ आई जबकि आपने आज याद आवे कि मैं बहुत मुश्किल वो काम करे। देखो, अगर विश्वविद्यालय के हिसाब से कहें तो सबसे बड़ी चुनौती थी कार्यक्षेत्र, पूरा राजस्थान था और अप्रोच थोड़ी सी, मतलब हर जगह आप हर समय पहुंच जाओ, क्योंकि विश्वविद्यालय के पास तो जो अपना स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, वो उतना ही है जितना उसके पास है, और वो अपनी 100% सेवाएं देने के बाद भी पूरे क्षेत्र को कभी देख नहीं पाता था। जैसे कभी कभी किसी क्षेत्र में बीमारी फैली तो छोटे से क्षेत्र में फैली, तो वहाँ से अगर फील्ड से सूचना आती थी तो बीकानेर से टीम को भागना होता था। अब उसी समय कोई दूसरी जगह पे भी हो जाए तो रिसोर्सेज को मैनेज करने में थोड़ी सी परेशानी आती थी। ये 2 विश्वविद्यालय शायद सरकार ने इसी चीज़ को ध्यान में रख के किए हैं कि भाई अब इस क्षेत्र को आगे तो लाना है, क्योंकि केंद्र में भी मोदी जी ने पशुपालन का इंडिपेंडेंट कैबिनेट मिनिस्टर इसीलिए किया क्योंकि इस सेक्टर में स्कोप बहुत ज़्यादा है। इस सेक्टर को आगे ला के रूरल लाइवलीहुड को, जो हमारा ग्रामीण परिवेश में रोजगार है, उसको बढ़ाया जा सकता है, जीविकोपार्जन ठीक किया जाता है। राजस्थान में भी वो की वो स्थिति, और हमारे तो कुछ 13 जिले तो डेजर्ट के रेगिस्तान के हैं, जहाँ पे हर बार खेती एक मानसून में जुए की तरह है, बीज डाल दिया, बरसात टाइम से आ गई तो ठीक है, और इस क्लाइमेट चेंज में और ज़्यादा वो दिक्कतमय हो गया। पशुपालन ऐसे समय में एक आधार होता है। इवन कृषि में भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मतलब एक फार्मिंग पे जितना मत रहो, 3-4 तरह की फार्मिंग करो ताकि कुछ हो सके, और उसमें पशुपालन का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और उसी से किसान जो है वो अपने परिवार को संभाल के रख पा रहा है। तो बी टाइम में सर उपलब्धियां भी, चुनौतियां तो पूछ ली, बीकानेर विश्वविद्यालय की बात करा, बट आप कोई उपलब्धियां जो खास आप करिए, जो प्रोग्राम आप तरफों होया या उन टाइम में आप बड़ो काम करिए जो आज बता सका लोगों ने? बिल्कुल सर, विदेश भी घूम के आए हैं। हाँ, विदेश तो रह के आए हैं वहाँ पर। देखिए, उपलब्धियां तो व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, ठीक है, वो कभी कभी लीडर होता है जी जी, लेकिन साथ में उसकी टीम होती है। बीकानेर में जब 2010 में कृषि विश्वविद्यालय से इस वेटनरी विश्वविद्यालय को जब अलग किया तो हमने 11-12 में टीम वर्क था, सबने मिलके किया। उस समय मुझे पीएमई, डायरेक्टर पीएमई बनाया गया था। अच्छा। प्रायोरिटाइजेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का डायरेक्टर बनाया गया था। तब हम दुनिया से, मतलब सरकार से, राजस्थान सरकार हो या कोई अलग परियोजना है, उनमें नए नए आइडियाज़ लेकर के गए और उनसे पैसे लेकर के उस वहाँ पे विकास किया। तो हमने जैसे कुछ बहुत उल्लेखनीय जो सेंटर खड़े किए थे, उसमें एक है इथनो मेडिसिन सेंटर। आज क्या है कि आपके दादी जी जो थी, उन तक कुछ ऐसी दवाइयाँ घर में पड़ी थी जो आप लेते थे और ठीक होते थे, पर अब भूलते जा रहे हो जी। वो इथनो मेडिसिन, उसी तरीके से एक हमने नया प्रोजेक्ट शुरू किया था। उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने इंजीनियरिंग इन एनिमल साइंस, जैसे कृषि के अंदर नए नए यंत्र रोज बन रहे हैं, तो पशुपालन में भी बहुत बड़ा स्कोप है। हमारा जो ऊँट है वो गाड़ा चलाता है, वो गाड़ा भी अच्छा और बढ़िया हो जाए। हमारे बहुत सारे दूध निकालने के यंत्र हैं, या बहुत सारे जो यंत्र हैं जो पशुपालन में काम आते हैं, उनके अंदर भी हम कुछ इनोवेशन करके उनको किसान के लिए और पशु के लिए सुविधाजनक, आरामदायक बना सकें। तो इस तरीके के बहुत सारी अप्रोच हमने की। दूसरा, वंश जो है ना, जर्म प्लाज्म, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है जी। हमारे पास उच्च कोटि के, मतलब अगर केवल राजस्थान की बात करें तो विश्व की, हिंदुस्तान की जो सबसे अच्छी गायों की नस्लें हैं, उसमें 9 जो टॉप नस्लें हैं वो राजस्थान की है। उसमें आती है जैसे राठी है, गिर है, थारपारकर है, साहिवाल है। इन नस्लों का बहुत तेजी से ह्रास हुआ। अब ये तो बहुत समय लगेगा कि कैसे हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया, जी जी। लेकिन ये हमने पहचान लिया कि भाई इन नस्लों को वापस करना पड़ेगा। तो हमने फार्म से स्थापित किए, और उन फार्म्स के अंदर हमने इन नस्लों को प्योर करते गए। तो करीब 24 किलो के साहिवाल के जानवर, 20 किलो से ऊपर के राठी के जानवर हम बना सके। समय लगेगा,
लेकिन अब दो यूनिवर्सिटी हो गई हैं तो थोड़ा मुझे लगता है कि तेजी से काम होगा तो थोड़ा कम समय लगेगा, हम और अच्छे से कर पाएंगे। बिल्कुल। जॉबनेर अगर यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं तो उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप वहाँ पे कुलपति भी हैं, तो आपके अंतर्गत किन किन क्षेत्रों पर विस्तार किया जाएगा, किन किन नवाचारों पर ध्यान दिया जाएगा, क्या आपकी कार्य योजना रहेंगी? कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं सारी यूनिवर्सिटी के? देखो 4 संभाग हैं जो इसके पास हैं, जिसमें जयपुर संभाग है, भरतपुर है, कोटा है। ये 4 संभाग में करीब 23 जिले हैं जो इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं जी। ये मैं समझूंगा कि या तो जिन्होंने बनाई उनकी समझदारी थी या किस्मत अच्छी थी इस यूनिवर्सिटी की। इसको 2 रिसर्च फार्म मिले हैं, शोध के फार्म्स मिले हैं। एक फार्म तो है डग में, झालावाड़ में, और एक है सरमथुरा में। प्लस इसके साथ इसको 6 पशु विज्ञान केंद्र मिले हैं। ये पशु विज्ञान केंद्र और 2 फैकल्टी मिली है, एक तो डेयरी और फूड साइंस की फैकल्टी है और एक वेटनरी कॉलेज है और कुछ एफिलिएटेड कॉलेज है। इन सब के माध्यम से हम केवल बहुत उच्च क्वालिटी की शिक्षा, वो तो हमारा विश्वविद्यालय है तो ये तो आप मान के ही चलिए कि शिक्षा में कोई कंप्रोमाइज हम कर ही नहीं पाएंगे। बेस्ट एजुकेशन, मेरी तो इच्छा ये रहेगी कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छी शिक्षा पशु चिकित्सा पशु विज्ञान के विषय में कहीं दी जा रही है तो वो राजूवास जॉबनेर जयपुर में दी जा रही है। इसको स्थापित करना ही करना है और इसके लिए हमने प्रयास भी शुरू कर दिए हैं अपनी तरफ से। सरकार का भी सहयोग हमें मिल रहा है, जो बातचीत कर रहे हैं तो अच्छा सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा हम ये चाह रहे हैं कि हमारी टीम पशु विज्ञान केंद्र के लोगों को, मैंने ये कहा है कि आगे हम विस्तार करेंगे अपने काम का, लेकिन अभी आप अपने क्षेत्र में जाएं, उनकी पशुपालन की परेशानियों को आइडेंटिफाई करके आए। उन परेशानियों को हम कॉलेज और रिसर्च फार्म में लेकर के जाएंगे, उनका सोल्यूशन और पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बनाएंगे, जो भी हल निकलता है कि ये तरीका है इस समस्या को हल करने का। और चाहे वो बीमारी से संबंध में हो, चाहे वो उत्पादन से संबंधित हो, चाहे वो जानवर की जो नस्ल सुधार है उससे संबंधित हो, या तो शोध जो फार्म है हमारे वहाँ पर या हमारे कॉलेज में हम लेकर के आएंगे और सोल्यूशन लेकर के वापस उस पशु विज्ञान केंद्र पे जाएंगे और उससे कहेंगे कि अपने क्षेत्र में दे के हो। इसके अलावा ये मैं बता दूं आपके पास, हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो पशुपालक के लिए बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है। वो पशुपालक की आर्थिक स्थिति को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकता है, पशु को काफ़ी आराम में ला सकता है। अलग अलग जगह पे देश में, हमारे खुद के विश्वविद्यालय में सूचना पैदा हुई भी है। अब परेशानी है कि इसको किसान तक लेके जाना है और किसान को ये समझाना है कि भाई एक बार उपयोग करके देख ले, क्योंकि जब वो एक बार उपयोग करके देख लेगा तो लाभ उसको प्रेरित करेंगे तो वो आगे उसको उपयोग करे। तो पशु विज्ञान केंद्र हमारे किसानों से संपर्क का मुख्य साधन रहेंगे। जो रिसर्च फार्म्स है ये हमारे शोध के संस्थान रहेंगे, जहाँ पे हम नस्ल सुधार के काम को बहुत तेजी से करेंगे और केवल गौवंश नहीं, सभी पशुओं के नस्ल सुधार को हम वरीयता देंगे। क्योंकि उत्पादकता में अभी जैसे बकरी है 300% की रेट से बढ़ रही है प्रदेश में जी। तो प्रॉफिट की वजह से बढ़ रही है, किसान के लिए फायदे का सौदा है। तो हम उसके अंदर और ज़्यादा कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है ताकि किसान, क्योंकि किसान को सबसे पहले जो चीज़ पशुपालक को अपील करती है वो है प्रॉफिट ड्रिवन। हम कोई तकनीक बताते हैं, जैसे मतलब उदाहरण के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा, ऑर्गेनिक खेती की हम बात करते हैं तो किसान एकदम से स्वीकार नहीं कर रहा। कारण ये है कि उसको ये लगता है कि मेरा उत्पादन गिरेगा और 3 साल बाद हो सकता है कि वो बहुत अच्छी स्थिति में चला जाए, पर आज उसको आज की चिंता सताती है। 2-3 किसानों से मैंने बात की, मैंने कहा भी इसमें फ़र्क परेशानी क्या है, एक बार जाके तो देखो। कि साहब हमें पता है एक बार उत्पादन गिरेगा, हमने उससे बात की है तो हम कितना भी समझाएं उसको तो ये लगता है कि मेरा ये जो फसल है इस फसल का तो पूरा पैसा लूँ, ऐसा सोच लेता है वो। ये चीज़ हमारे यहाँ पर भी है। तो हम ये चाह रहे हैं कि वो परिवर्तन जो समाज के अंदर आ रहे हैं जिससे उनको लाभ हो रहा है, उन परिवर्तनों को इंटेंसिफाई करके जी, उनको और अच्छा परिवर्तन, उस परिवर्तन को और अच्छे तरीके से करके उनकी जीविकोपार्जन को और तेजी से बढ़ाया जाए। ये हमारी इस समय मूल सोच है।
बिल्कुल, यूनिवर्सिटी में शिक्षा की भी हमने बात करी, तकनीकी ज्ञान की भी, प्रशिक्षण की भी हमने बात करी है, क्योंकि राजस्थान जो है वो अगर बात की जाए तो पशु उत्पादक जो उद्योग होता है पशु वाला, जैसे कि ऊन हो गया, चमड़ा हो गया या दूध हो गया, इसमें नंबर 1 स्थान पे आता है भारत में। तो लेकिन उतना पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में ये उद्योगों में जितने भी ऊन दूध प्राप्त होने के बावजूद जो किसान है वो प्रॉपर जागरूक नहीं हो पाते, और जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ भी नहीं मिल पाता है। तो इन उद्योगों में क्या क्या नवाचार किए जाएंगे, किस तरीके से आप बदलाव करना चाहेंगे और क्या कुछ इसके लिए विचार रखते हैं आप? देखिए, इसके लिए एक में वर्ड है, इंग्लिश में है वैल्यू एडिशन। उसको शायद खाद्य प्रसंस्करण कह सकेंगे अपन हिंदी में, मूल्य संवर्धन। हाँ, मूल्य संवर्धन। अब किसान क्या है, दूध तो निकाल रहा है जी, लेकिन उसके साथ एक मजबूरी है कि वो 2-4 घंटे में उसने दूध नहीं बेचा तो उसका दूध खराब हो जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी तरफ से अच्छे से सोच के, क्योंकि विश्वविद्यालय ज्ञान केंद्र है, विश्वविद्यालय से ही कोई तकनीक निकल सकती है, विश्वविद्यालय से ही आप नॉलेज को जनरेट कर पाओगे, कंपाइल कर पाओगे। हम ये चाहेंगे कि किसी तरीके से वैल्यू एडिशन को की चेन में फार्मर को लेके जाए, जैसे सरकार का एक एफर्ट है प्रोड्यूसर कंपनी का। तो हम चाहेंगे कि इस तरीके से भी हम चलें कि वैल्यू एडिशन को हम किसान को उसके साथ जोड़ें। अच्छा। और जब वैल्यू एडिशन होगा तो चीज़ की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। आप ये देखिए कि किसी भी चीज़ को अगर आप देखोगे, 1 किलो दूध को आप 1 किलो दूध समझ रहे हैं तो 1 किलो दूध 50 रुपए का हो गया, आपको 55 के आसपास मिल रहा है। लेकिन अगर इस 1 किलो दूध में आपको ये पता चले कि 200 ग्राम पनीर निकल सकता है, करीब 40 ग्राम घी निकल सकता है, तो अब आप उसको कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि 50 रुपये नहीं, ये तो 100 रुपये से भी ज़्यादा की कोई चीज़ है। आप ये देखिए कि छाछ आप गर्मियों में पीते हैं, सरस की छाछ या किसी की भी छाछ, 10 रुपए का प्रोडक्ट आता है, वो अंतिम प्रोडक्ट है दूध का, उससे पहले उसमें से बहुत कुछ लिया जा चुका है। तो वो जब 10 रुपए का बिक रहा है तो 10 रुपए में 200 ml मिल रही है आपको जी। 1 किलो लोगे तो 50 रुपए की तो छाछ ही छाछ है। इस तरीके से हमें वैल्यू एडिशन करके उसके प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा और उसका अच्छा हिस्सा किसान पशुपालक तक पहुंचे, इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा और विश्वविद्यालय की ये प्राथमिकता रहेगी। बहुत खूब, बहुत खूब। और मेन चीज जो आप अर्ज करी, तो जो पशुपालक तक आपरी यह योजनावा पहुंचाने वाली सब बड़ी चुनौती है। आपके कने बहुत सारी योजनावा है, डिपार्टमेंट करने बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पशुपालक जो है गाँव तक वह चीज़ नहीं पहुंच सके। इन वहाँ से कोई विशेष नवाचार या कोई प्रोग्राम? पशु विज्ञान केंद्र जो हैं उनको हम स्ट्रेंथन करेंगे, उसमें पूरा जितने भी लोगों की आवश्यकता है उतने लोग वहाँ पे लगा करके उनका दैनंदिन का रोस्टर बनाएंगे कि भाई आपको प्रतिदिन एक गांव में जाना ही जाना है, और देखेंगे सबसे लाभदायक कौन सी तकनीक है हमारी। एक बार में एक तकनीक को एक टीम के साथ भेजेंगे हम फार्म, और उनसे कहेंगे कि तुम उनको इस हद तक समझाओ कि वो उसको अडॉप्ट करके एक बार इस्तेमाल करके देख लें। इस्तेमाल करने के बाद अगर फ़ायदेमंद होगी ना तो फिर वो खुद तो करेगा ही करेगा, पड़ोसी भी करेगा। दूसरा, जो हमें पशुओं की नस्लों को बहुत तेजी से अच्छा करना है जी, उसके लिए हम जो भी कर पाएंगे, जैसे भी कर पाएंगे, नस्ल सुधार का कार्यक्रम को हम बहुत अच्छी वरीयता, टॉप वरीयता देंगे। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि पशु विज्ञान केंद्र जो है वो रीढ़ की हड्डी कहलाती है, किसानों के लिए भी माने या पशु के लिए माने, सरकार के लिए भी माने। तो पशु विज्ञान केंद्र के क्या कार्य होते हैं वो हम एक बार विस्तार से जानना चाहेंगे, और किस तरीके से उस पर नवाचार के प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, पशु विज्ञान केंद्र एक बीच की कड़ी है जी। हम कोई भी सूचना या तो कॉलेज में उत्पन्न करेंगे। एक मैं आपको बता दूं कि कॉलेज जो प्रोफेशनल कॉलेज होते हैं, जैसे वेटनरी कॉलेज है हमारे पास, PGI-VER जामडोली बस्सी में, टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन तीनों उसके मैंडेट हैं। जैसे एकेडमिक कॉलेज में जाओगे तो उनका मैंडेट है टीचिंग, कुछ कॉलेज में टीचिंग और रिसर्च है। पशुपालन और एग्रीकल्चर में टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन, मतलब शिक्षण, शोध और विस्तार, लोगों तक पहुंचाना, ये तीनों हमारे मैंडेट हैं। पशु विज्ञान केंद्र हमारे लिंक रहेंगे, उनके द्वारा हम समस्याओं को या तो रिसर्च फार्म पे या कॉलेज तक लेकर के आएंगे। और यहाँ पे जो हमारी टीम है वो अपनी रिसर्च एफर्ट से, अपनी क्योंकि टीचर जो है वो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड रहता है, उसको अगले दिन क्लास लेनी है तो आज पूरी चीज़ें उसको तैयार करनी पड़ती है,
और पीएचडी में जब टीचर जाता है तो और भी ज़्यादा तैयार होकर जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। उस नॉलेज के माध्यम से हम उसकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। अगर कोई ट्रायल की आवश्यकता है तो रिसर्च फार्म पे करेंगे या कॉलेज में करेंगे, और फिर उसको पूरा सॉल्यूशन का पैकेज ऑफ प्रैक्टिस देंगे कि भाई किसान को जाके ऐसे ऐसे इसको समझाओ और थोड़ा फॉलो अप करो, क्योंकि पहली बार करेगा तो उससे चूक होगी, आप उसके साथ इन्वॉल्व होके करो। शुरू में मुश्किल लग सकता है हमको, लेकिन एक बार जब एक किसान अपना लेगा और उसको उसमें फ़ायदा दिखाई दे जाएगा, तो आप देखो कई प्रगतिशील फार्मर हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, और कुछ लोग हैं जो नहीं कमा पाते। वो है तो मोटिवेशन की बात, उसने अडॉप्ट करके फ़ायदा समझा और उसको आगे लेके चल पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही चलना पड़ेगा। ये तो काम है, जो स्टेट को आगे लाना है तो स्टेट के जो अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति है उसको आगे लाने से ही स्टेट आगे आएगी। बिल्कुल सर। और जो आपरो डिपार्टमेंट है उन्होंने थोड़ी सी जुड़ती चीज़ है, थोड़ी सी अलग तो है, जैसे अपना पर्यटन हो गयो, तो इनमें कई पशु है जो पधारो हमारे देश में 2 ऊँट दिखे आपने, गोडावण भी एक अपनो राज्य पक्षी है। तो ए चीज़ा जो अपना जो अमूल्य पक्षी है, जो पशु है, बाहर संवर्धन वास्ते या वहाँ करने वास्ते कुछ डिपार्टमेंट अपनो कर रही है या आपकी कोई सोच है? नहीं सर, अलग अलग मतलब जैसे केंद्र सरकार का एक आईसीआर का इंस्टीट्यूट है बीकानेर में, कैमल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। उसका केवल मैंडेट ही कैमल को प्रभावी बनाना, कैमल को उपयोगी बनाना और कैमल की जनसंख्या को बढ़ाना। पर उसको ज़रूरत पड़ती है बाकी सब फैकल्टीज़ की, बाकी सब जो कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस है कि उनकी परेशानियों को हल करें। वेटनरी कॉलेज जो होता है वो अब एक्चुअली एक पूरा हर सब्जेक्ट की जानकारी रखने वाला एक पशु चिकित्सक आप 5 साल में निकालते हो, तो आपके पास सब तरह की फैकल्टीज पूरी मात्रा में होती है। तो हमेशा ये मैंडेट तो रहता ही रहता है कि आसपास जो भी इंस्टीट्यूट होती है या जो भी होते हैं वो कॉलेज को भेजते हैं। फिर कॉलेज के पास अगर सूचना आ गई तो कॉलेज की खुद की रुचि हो जाती है, तो कॉलेज उस दिशा में आगे बढ़ता है। और उसको ये बताना तो पड़ता ही है कि भाई हम टीचर्स हैं तो हमारे पास कुछ है तुम्हें देने के लिए, हर बार जब भी कोई आएगा तो उसको देना ही है। बिल्कुल विक्रम जी, क्योंकि प्रोफेसर साहब जो है विदेश में भी रह चुके हैं, काफ़ी लंबा इनको अनुभव है, भारत में भी काफ़ी अच्छा लंबा अनुभव रहा और राजस्थान के ये प्रॉपर संबंध रखते हैं। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें, क्योंकि हमारा जो अलबेलो राजस्थान कार्यक्रम है बिल्कुल रंग रंगीला कार्यक्रम है, तो राजस्थान की संस्कृति, उसके खान पान, उसकी कृषि और उसके पशुपालन के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? देखो, राजस्थान का उदाहरण दुनिया में नहीं मिल सकता। अब बात राजस्थान में कह दे रहा हो तो और ही अच्छा लगे सर। मैं आपने उदाहरण दूं, 1986 की बात है अंत में, बाड़मेर में एक जगह है चौटन, बट मैं इंचार्ज हॉस्पिटल हो और मैं बटे काय ऊँट होवे नहीं यार, मत खुजली बीमारी होवे, कैंप लगायो क्योंकि उठे उन गांव में सारा ऊँटा खुजली, मतलब सारा मतलब 100% नहीं हुआ, 50-60 ज़्यादा हुए तो माने, और आ कहीं एक ऊँट दूसरे ऊँट में होती है। तो मैं एक कैंप लगायो, मारो स्टाफ लेन गया। उन आज भी कोनी होसी उन गाँव में होटल की नहीं हुआ, तो गया जार में कैंप लगायो, लोग अरे खुजली रो इलाज शुरू कर दियो। तो एक सज्जन आया, पूर्व सरपंच आवे कि साहब भोजन अरोगो। अब कोई आदमी घर से 7 बजे हम निकले थे, तब वहाँ पहुँचे थे 9 बजे 10 बजे, और फिर काम कर रहे थे 12:30-1 बजे की बात थी, तो स्वाभाविक निकल गया कि हाँ भोजन करेंगे। तो कहे ठीक है साहब, मैं बार तैयार कराऊँ। तो जब हम भोजन कर रहे थे, मतलब ये उदाहरण कोई बहुत अच्छा नहीं है लेकिन समय के साथ बताने की ज़रूरत है। तो मेरे कंपाउंडर, मेरे साथ जो स्टाफ गया था उसमें कंपाउंडर थे नथुलाल जी। उनका साहब आपको पता है आप जो भोजन कर रहे हो ये कैसे आया है? कि ये आलू पड़ोसी से उधार मांग के लाया है। अच्छा, मतलब अब मैंने कहा ऐसा क्यों है? तो उसने बताया कि साहब यहाँ तो 3-4 साल से काल है, मतलब 3-4 साल से अकाल था। और मैंने कहा फिर इसको पूछने की क्या जरूरत है? आप पूछने की जरूरत है? मनवार ही राजस्थान अतिथि तो मनवार वाली बात है साहब, आप ये गाँव में आयो डाओ, मैं दूजा उपलब्ध आगो नहीं प्रेजेंट में जिगा सरपंच, तो यहाँ फर्ज बनतो। भोजन तो मैंने कर लिया लेकिन उसके बाद बहुत मुश्किल से कर पाया, पर उस दिन मैंने तय कर लिया था कि भाई मैं मेरी तरफ से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 100% दूंगा।
मतलब वो बात आपके मन में। अब आप ऐसे राजस्थानी को क्या कहोगे सर? राजस्थान तो ये है आतिथ्य इन्हें कहवे, जैसे मेहमान ने कुछ भी घर में नहीं हुए तो भी पड़ोसू लान आपने ला जिमा के दियो। खिलाया। हाँ, और फिर उसके बाद मैंने प्रयत्न किया कि किसी माध्यम से, तो उस दिन मैं उसकी कोई मदद नहीं की, पैसे भी नहीं दे पाया, जबकि हमारे पास जेब में पैसे तो थे ही, नौकरी करते थे। तो इस आतिथ्य को कहीं ढूंढोगे तो राजस्थान से बाहर मुझे बिल्कुल ये नहीं मिलेगा। यूं समझ लो कि साल राजस्थानी हो, इसलिए ज़्यादा आस्था है मेरी राजस्थान पे, और भी होंगे। हाँ, पर मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान इस मामले में, आतिथ्य में, लोगों के सम्मान में सबसे ऊपर रहता है। जो है पशुपालक ही होसी, जो आप बात बता रहे हो, जो भी पशुपालक ही थे उस गांव में। अब कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई ऐसी योजना वा लाया है या जो पशुपालकर वास्ते बहुत अच्छी साबित हो रही है, जो आपकी नजर में है? सर ये बात जो मैं बता रहा हूँ 1986 पुरानी बात होगी। हाँ, 1986 की है। बिल्कुल आज ऐसी स्थिति नहीं, देश में कहीं नहीं है, राजस्थान को छोड़ो। आज हर आदमी पेट भर के खा पा रहा है। और अब इसको मतलब राजनीतिक दृष्टि से ना देखें तो 14 के बाद जो ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवर्तन आए हैं वो बहुत अच्छे परिवर्तन आए हैं। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, किसान को हर मतलब थोड़े थोड़े समय में इतना आर्थिक संबल तो मिल ही जाता है कि उसके खेत में 1 रुपया भी पैदा ना हो तो भी रोटी की समस्या नहीं है उसे। बहुत बड़ी बात है सर। तो बिल्कुल, तो योजना सर मैं बार बार वही जाननी चाहूँगा कि योजना व कुछ आपकी नज़र में वे जो पशुपालक अगर कोई देख रहा है या गाँव रहा कोई लोग देख रहा है, जो राज्य सरकारी एडी योजना वहाँ है, केंद्र सरकारी योजना है जो बाण वास्ते बहुत अच्छी है, वे कुछ योजना आपसे जाननी चाहूँगा। देखो हर बार अभी भी आज भी पशुपालक को केवल ये मानस बनाना है कि मुझे पशुपालक को इंटेंसिव तरीके से करना है, उसको कुछ नहीं करना, या तो नाबार्ड में चला जाए या पशुपालन विभाग है उसके ऑफिस में चला जाए। इवन तो सरकार जो आज वंश वृद्धि के जो जर्मप्लाज इम्प्रूवमेंट है उसके लिए डॉक्टर्स तब को कहा है कि भाई आप इसका AI से ही अच्छे सीमन का ही उपयोग करो, और बहुत सारे हैं जिसमें खूब अच्छी सब्सिडी भी है। आप भेड़ों का कर सकते हो, डेयरी का कोई काम करना चाहते हो तो डेयरी में आप जैसे किसान के पास अगर 20 किसान मिल करके चाहें कि हम अपने दूध का प्रसंस्करण करके और उत्पाद ही बेचें, तो आज उसको पैसों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार की बहुत सारी योजना है और उसमें सब्सिडी भी है। राज्य सरकार केंद्र सरकार को अपन पृथक तो नहीं कर सकते, लेकिन दोनों की मिला करके बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे वो आगे बढ़ सकता है। और हमारा जो पशु विज्ञान केंद्र है उसको भी एक माध्यम हमने बना रखा है कि इन योजनाओं के बारे में भी उनको पूरी की पूरी जानकारी दें। इसके लिए हमारा पशु विज्ञान केंद्र का असिस्टेंट प्रोफेसर पहले जाता है पशु विज्ञान केंद्र पशुपालन विभाग में और सूचना लेके आता है। बिल्कुल, लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से भी देसी नस्ल में सुधार के लिए भी लगातार जो योजनाएं चल रही हैं उस पर भी काम किया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कुछ और नवाचार किए जा रहे हैं, क्या कुछ बदलाव किया जा रहा है? गिर गाय के लिए स्पेशली? बिल्कुल, गिर नहीं, सभी गौवंश के लिए किया जा रहा है। और अब तो करीब करीब सारा का सारा ही सरकार ने मतलब अगर आप देखेंगे ना उसमें जो पूरी प्रक्रिया है, एक सेक्स सॉर्टेड सीमन जो वही मैं बताना चाह रहा था कि सबसे पहले तो हमने ये कर दिया कि ये जो AI है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, उसको कर दिया कि केवल अच्छे नस्ल का जो सांड है उसी का सीमन हम गाय में दें। किसान को भी कहते हैं कि भाई आपको तो पशु लाना है हॉस्पिटल तक, हम अपने आप उसको ज्ञापन करेंगे। और फिर हमें ये कालांतर में ये समझ में तो आया ही था कि भाई आज मैकेनाइजेशन जब बढ़ा, ट्रैक्टर वगैरह आए, तो नर की उपयोगिता थोड़ी सी कम हो गई। तो सरकार ने खुद ने लीड लेकर के सेक्स सॉर्टेड सीमन की स्कीम को शुरू किया कि भाई हो ही बछड़ी तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशानी का हल हो जाएगा। अभी परसों की बात है, NDDB के चेयरमैन आए हुए थे और उस समय सेक्रेटरी साहब और ये सब लोग बैठ करके इन्होंने चर्चा की है और ये हुआ है कि भाई ठीक है यहाँ सीमन स्टेशन खड़ा करेंगे। और सेक्स सॉर्टेड सीमन आज दुर्लभ चीज़ नहीं है, आज हमें उपलब्ध हो गया है, मिलना शुरू हो गया है लोग। बिल्कुल, क्योंकि प्रोफेसर साहब भारत जो है हमारा एक युवा देश है, युवाओं की तादाद है और काफ़ी सशक्त है हमारा युवा भारत। लेकिन अगर युवाओं में इस क्षेत्र के प्रति हमको जागरूक करना हो तो उनके लिए क्या कुछ पहल की जा रही है? और जैसे कि जो विद्यार्थी हैं और युवा हैं जो उनको इस क्षेत्र में लाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए वेटरनरी एजुकेशन में क्या कुछ बदलाव किए जा रहे हैं? देखो, कुछ अप्रोच ऐसी है जो हमारी व्यक्तिगत सोच है जी। जैसे मेरी ये इच्छा है कि जब बच्चा 12th क्लास में पढ़ रहा होता है या 11th में पढ़ रहा होता है तो हमें हमारे जो लोग हैं, पशु चिकित्सक हैं,
चाहे वो फील्ड में हो चाहे हो, उनको हम भेजें उन स्कूलों में और उनको इस विषय के बारे में बताएं। जैसे बच्चे को ये मालूम है कि मुझे मेडिकल डॉक्टर बायो लेनी है तो उसके दिमाग में मेडिकल डॉक्टर की कल्पना रहती है। ये कल की सी बात है। आज उसको मेडिकल के साथ वेटनरी भी ज्ञात है उसे कि एक वेटनरी डॉक्टर भी होता है। और हम इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे क्षेत्र में अच्छी लोग आएंगे तो हमारे क्षेत्र का भी विकास बहुत अच्छा होगा। मेडिकल का डेवलपमेंट हुआ है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। आज वेटनरी उसके समकक्ष मतलब मेरे हिसाब से तो आ चुकी है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आने की कोशिश कर रही है, आप ऐसे कह सकते हो। ये परिवर्तन इसीलिए तो आया कि बहुत अच्छी क्वालिटी के लोग इसमें आए और उन्होंने अपनी रुचि दे के समाज में आर्थिकोपार्जन बढ़ाने के लिए पशुपालन का योगदान बढ़ाया है। बिल्कुल, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है और युवा इस क्षेत्र के प्रति अवेयर भी हो रहे हैं और माता पिता भी हो रहे हैं, क्योंकि इस एजुकेशन में युवाओं को डालने के लिए, ताकि हमारा देश और सशक्त हो। एक सवाल और मेरा है, क्योंकि मैं पर्सनल आपसे सवाल करना चाहूँगी, युवाओं की बात कर रहे हैं हम, तो युवा समय में आप हॉकी बड़ा शौक रखते थे, उससे भी एक थोड़ा सा वाकया अगर हमको बताएं कि किस तरीके से आपके मन में हॉकी खेलने का क्रेज़ बढ़ा और कहाँ तक आप खेले हैं और फिर इस आइडिया को स्किप कैसे कर दिया आपने? देखो, इसको मैं सीधे से बता दूं आपको, हर खेल का समय होता है जी। जब हम बच्चे थे तब हॉकी इस देश का खेल थी और बीकानेर हमेशा से स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा रहा था। अगर आप देखेंगे फुटबॉल में एक मगन सिंह जी राजवी थे, अर्जुन अवार्डी हैं, वो बीकानेर से ही थे। इसी तरीके से हॉकी की नेशनल टीम में 3 से 4 खिलाड़ी वो थे जो कभी मेरे साथ खेले थे। मतलब इसका मतलब ये नहीं था कि मैं अच्छा खेलता था पर मैं भी खेलता था और वो भी खेलते थे। उस समय हॉकी का एक जुनून था। हर आदमी 5 बजे, हर बच्चा जो था 5 बजे निकलता था और कोचेस थे जो हमें सिखाते भी थे। तो स्टेट लेवल तक तो मैं भी खेल के आया था। उसके बाद वेटनरी में एडमिशन हो गया, तो यही सारे खेल शौक जितने भी थे वो पशुपालक और पशुपालन बन गए। बिल्कुल सर, और बहुत अच्छी आप हॉकी की बात चलाई और बीकानेर मानी याद आ गई। और अब जो बात जो अर्पिता जी आप जो कह रहा था युवाओं वास्ते, तो जो युवा वेटनरी ग्रेजुएट है जो कर चुका है डिग्री, बाण वास्ते आगे कहीं स्कोप हो सके? सिर्फ सरकारी जॉब में है या कुछ खुद स्टार्टअप भी कर सके या कुछ इन क्षेत्र में और कहीं संभावना है? देखिए, अब ये तो ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि इसको अंडरग्रेड कर रहे हैं, लेकिन फील्ड वेटनेरियन हमारा वो सब्सटेंशियल स्टेटस है कि यहाँ तो सबको काम मिलेगा। लेकिन अब लोगों में पहले जैसी स्थिति नहीं है। एक तो हमारे क्षेत्र बहुत बढ़ गए। इंश्योरेंस में वेटनेरियन चाहिए, डिफेंस में वेटनेरियन चाहिए, पैरामिलिट्री में वेटनेरियन चाहिए, इंश्योरेंस में वेटनेरियन चाहिए, रिसर्च आपको ऐसे लगता होगा, दवाई अगर आपको रिसर्च करनी है तो पहले किसी न किसी आदमी पे सीधी ट्रायल कोई नहीं कर पाएगा कभी। हमें ही हमारे वेटनेरियंस की ज़रूरत होती है। इवन BARC में अच्छी क्वालिटी के नंबर के वेटनेरियन बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में लगाए हुए हैं। तो हर जगह एक तो वेटनेरियन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और उस टीचिंग और रिसर्च में खुद में इतनी ज़्यादा इनकी आवश्यकता है, क्योंकि इस क्षेत्र को बढ़ाओगे तो स्टेट की प्रोग्रेस होगी, देश की प्रोग्रेस होगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो आर्थिक संपन्नता सब कुछ होती है और पशुपालन में असीम संभावनाएं हैं। लेकिन एक नया रास्ता खुला है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल। और आजकल लोग उस एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा होता है, समझदार हो, मतलब वेटनरी कर ली तो सब सब्जेक्ट उसको ज्ञात है, वो जब उस बिजनेस में जाता है तो उसको सारे इन आउट्स पता होते हैं, तो बहुत अच्छा कमा पाता है। ऐसे 3-4 उदाहरण तो मेरे सामने हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी की बजाय अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को पसंद किया और इंटेंसिव फार्मिंग की, शीप की, गोट की डेयरी फार्म स्थापित किया और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो ये एक दिशा है। फूड प्रोसेसिंग में चले गए, तो ये एक नया एवेन्यू है जिससे कि हमारा यूथ केवल सरकारी नौकरी को नहीं देख रहा है, वो ये भी देख रहा है कि मैं अपने स्तर पे अपना साम्राज्य खड़ा करूं। बिल्कुल, क्योंकि सरकारी स्तर पे भी कई प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन हम बात करें सरकारी और निजी क्षेत्रों की, तो दोनों को साथ मिलाकर भी क्या कुछ नवाचार किए जा रहे हैं ताकि युवा हैं ज़्यादा इस क्षेत्र में आ सके, और क्या कुछ अनुसंधान और शोध के प्रयास भी किए जा रहे हैं निजी क्षेत्र के साथ मिलकर? देखिए, अब पशुपालन में जब आप आ जाते हो तो वो पशुपालन क्षेत्र है जी। अब उसमें कंट्रीब्यूशन एक NGO काम कर रहा है। अच्छा। तो वो अगर काम कर रहा है और हमें तो हमारे क्षेत्र को आगे लेके जाना है,
तो हम उस एनजीओ को पूरा सहयोग करेंगे जी। कुछ एनजीओज ऐसे हैं जिनको ये पता चल गया कि पशुपालन विभाग में पशुपालन के द्वारा इस क्षेत्र का इस तरीके से विकास हो सकता है, तो वो हमारे पास आए, तो वो तो हमारे लिए माध्यम बन गए ना, हमारे लिए तो प्रिय हो गए कि भाई ये हमारे काम को करने में हमारी मदद कर रहे हैं। टारगेट उन लोगों की कभी कभी ऐसा भी होता है कि गांव वालों पे पकड़ बहुत अच्छी होती है। टेक्नोलॉजी हमने बताई, लेकिन प्रभाव उनका था जिसकी वजह से उन्होंने अपनाई और क्षेत्र का विकास हुआ। बिल्कुल, ये है। दूसरा, इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई भी इंडस्ट्री हो, किसी भी सेक्टर की इंडस्ट्री हो, गवर्नमेंट का सहयोग तो ये रहता ही है कि बड़े, तो हम लोग तो सरकारी अंग की तरह ही काम करते हैं, तो हम तो जो भी आएगा हमारे पास अपनी कोई आवश्यकता लेके उसकी पूर्ति करने का प्रयत्न करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल। आप जो फिट दिख रहे हो सब बिल्कुल, आप तो एक चेहरे मत स्माइल है, आप बहुत मेंटेन कर रखे हो, तो जो युवा देख रहे हैं प्रोग्राम वो वाणे वास्ते आप टिप्स चाहो आप इतो एक लंबो एक समय निकालो, अलग अलग जगह अनुभव लिया हो, आप जीवन शू मैं भी सीखनी चाहूँ और जो देख रहे हैं वे भी सीखनी चाहो, आप कुछ टिप्स बताओ सर। देखो सर, बाल तो पूरे पूरे सफेद दिखाई दे रहे हैं आपको। आप काला नहीं करें वो जो देख रहे हैं काले तो नहीं करने की जरूरत भी नहीं है, आयु है तो लोगों को दिखनी भी चाहिए। और फिट लग रहा हूं तो मैं तो आपको इसको कॉम्प्लीमेंट मानते हुए आपको दूंगा। पर कुल मिलाकर के एक ही चीज़ है जो मुझे समझ में, इस उम्र में आकर के मैं बहुत सारी चीज़ों को खुद ही कंक्लूड कर लेता हूँ, जब तक आप काम करते रहोगे आप हमेशा फिट रहोगे। बिल्कुल सही, ये गुरु मंत्र है। और आप काम करते रहोगे तब तक आपका दिमाग हमेशा ठीक और अच्छा होता जाएगा, दिमाग की वृद्धि होती रहेगी। और जैसे ही आप विमुख होगे तो दिमाग भी आपका कमज़ोर होता चला जाएगा और शरीर भी साथ छोड़ना शुरू करेगा। बहुत खूब। क्योंकि प्रोफेसर साहब अगर इस क्षेत्र को चुनते हैं, क्योंकि आपका भी जीवन काफ़ी संघर्ष में रहा होगा, क्योंकि जीवन कभी भी एक समान नहीं होता विक्रम जी, चुनौतियां आती रहती है जीवन में, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में चले जाएं। तो आपने जब ये क्षेत्र चुना, आपके समक्ष भी कई चुनौतियाँ आई होगी, तो मैं ये जानना चाहूँगी और हमारे दर्शकों को भी आप ये बताएं कि किन चुनौतियों का आपने सामना किया और आगे जो है भविष्य उसको सुधारने के लिए क्या कुछ ऐसा किया जाए ताकि हम उसको और सशक्त बना सके इस क्षेत्र को खास करके। देखो, आज तो वो स्थिति नहीं है, लेकिन जब मैं वेटनरी में आया था तो कोई हमारे ही रिश्तेदार जानकार घर आते थे, पढ़ने में ठीक था मैं, तो उनको ये था कि तो मेडिकल में चला जाएगा। उस समय मेडिकल में भी कोई बहुत ज़्यादा क्राइसिस नहीं थी, बस आप अच्छे हो पढ़ने में तो परीक्षा दोगे तो मामला बैठ जाएगा। मैं कहता कि मैं वेटनरी कर रहा हूँ, तो मतलब उनको ये होता था कि ये क्या कर रहा है, बेवकूफ़ है क्या, कि तू तो पढ़ने में ठीक था, तेरे इतने अच्छे नंबर आए थे 11वीं में, इतने अच्छे नंबर आए थे 10वीं में। उस समय स्वीकार्यता मेडिकल टॉप पे था। समय आता है, समय बदलता है, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। तो मैंने कई दफ़े मेरे घर वालों से पूछा, मैंने मेरी मदर से पूछा, मेरे फादर की डेथ जब मैं 17 साल का था तब हो गई थी, तो थोड़ा आर्थिक संकट भी रहा था। तो मैंने कहा मम्मी अपन ने कोई गलत काम तो नहीं कर लिया माता जी भाई के, तो कह तेरे पिताजी ने इज्जत से इतने साल निकाले हैं तो फिर गलत कैसे हो सकता है। तो वो एक संबल मेरे साथ था। फिर धीरे धीरे इसी क्षेत्र में रहते रहते जब हमने परफॉर्म किया तो एक दिन डीन बना, तो लोगों ने, वही लोग थे जो कि डीन बन गया। एक दिन चेयरमैन फैकल्टी बना तो उनको अच्छा लगा। डीन उदयपुर, मतलब अच्छे अच्छे पदों पे रहा, विदेश जा कर के आया एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोजेक्ट में। तो लोगों को लगा कि भी इस क्षेत्र में तो असीम संभावनाएं हैं, और उन्होंने अपने बच्चों को बाद में कहा कि नहीं ये इतनी दूर तक जा पाया, मेडिकल डॉक्टर तो रुक के ही लिखता रहता। ऐसे भी स्टेटमेंट आए हैं, तो ये तो जीवन का हिस्सा है। बिल्कुल, इसको तो आपको स्पोर्टिंगली लेना पड़ेगा। बिल्कुल, जो आप बात बता रहे हो सर, तो अब आपने समय सीमा भी हो चाली है, तो एक चलता चलता एक आपको एक मैसेज लेना चाहूँगा जो इन क्षेत्र में जो युवा आ रहा है, एक तो बारे वास्ते और दूसरा जो पशुपालक है, जो पशुधन ने रखे है वारे वास्ते आप तरफों एक कम सेंटेंस में आप बताओ वाड़े कि कहीं कहीं करनो चीज़ें यार आप तरफों वाने कई सुविधा है। देखो, एक फिलोसोफर था, उसने कहा था कि वो भूमि कभी अमीर नहीं हो सकती जिस पे पशु नहीं है। अरे, और वो भूमि कभी गरीब नहीं हो सकती जहाँ पे पशु रहता है। क्या? तो ये बात तो आप मान करके चलो कि भविष्य पशुपालन का है, और पशुपालन के द्वारा हम इस देश की और इस दुनिया की अर्थव्यवस्था को, जीवन स्तर को और पोषण के स्तर को बहुत आगे तक ले जा सकेंगे। हमारी तो अभी शुरुआत है। देखिए आप वेटनरी एंड एनिमल साइंस कहाँ तक जाएगी, कैसे इस दुनिया को
जो उनकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसको कैसे एनरिच करेगी और कैसे पूरे दुनिया को स्वस्थ बनाने का प्रयत्न करेगी। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आप हमारे साथ दूरदर्शन स्टूडियो में आए और आपने पशुपालन और किसान से संबंधित ढेर सारी और बहुत अच्छी बेहद उम्दा जानकारी हमारे साथ साझा की है और आपको एक बार फिर शुभकामनाएं हार्दिक, क्योंकि आपके कुलपति का चयन हुआ है आपका। और आपको बता दो विक्रम जी, इतनी अच्छी बेहद पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है, इनसे विदा लेने का मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन हमें इजाजत लेनी पड़ेगी आपसे। तो हमारे दर्शकों से मेरा निवेदन है कि अलबेलो राजस्थान के इस वक्त के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम और खम्मा गणी। नमस्कार आप दोनों को।